तो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो इस न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है और आज हम आगे बढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में। आज हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी। अभी हमने न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन पढ़ा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो कि आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड है, उतना पढ़ा। और अब हम अपनी नई प्लेलिस्ट शुरू करेंगे रेडियो एक्टिविटी, और इसमें हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले ना हम थोड़ा एक चीज़ देखते हैं आपके लिए। थोड़ा ये क्या है, ये सोडियम एटम है मान लो, ठीक है। सोडियम एटम जिसमें कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, प्रोटॉन है 11 और न्यूट्रॉन है 12, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है क्योंकि ये एटम है और एटम न्यूट्रल होता है। तो ये हुआ सोडियम एटम, इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यानी उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सोडियम प्लस। ये एक आयन है, ये एक आयन बन गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 10, प्रोटॉन हो गए 11 और न्यूट्रॉन हो गए 12। सोडियम आयन, सिंगल आयन, ठीक है। अभी भी ये सोडियम ही है, अभी भी ये सोडियम है। इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गए, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, सोडियम का एक प्लस आयन बन गया। प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन 12, लेकिन अभी भी इसको हम सोडियम ही बोलते हैं, मतलब सोडियम है, उसका ये एक आयन है Na+। अभी भी इसमें 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, यानी टोटल जो इसका मास नंबर है वो 23 है, ठीक है। हम कुछ ऐसा करते हैं कि इससे और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं, जैसे सोडियम 5+, हमने इससे 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 6+ लिख लो, 5+ लिख लो। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे, इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए 11 में से 6, प्रोटॉन अभी भी 11, न्यूट्रॉन अभी भी 12। ये भी आयन है, सोडियम का आयन है, लेकिन अभी भी ये एक सोडियम की आइडेंटिटी है, सोडियम ही है। अभी हमने इससे सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यानी 11+, सारे 11 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, जो शुरू में थे सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, यानी ये जो बचा ये क्या है, ये सोडियम का केवल न्यूक्लियस है, यानी सोडियम न्यूक्लाइड बचा हमारे पास। सोडियम न्यूक्लाइड यानी सोडियम का केवल न्यूक्लियस बचा। इसमें इलेक्ट्रॉन 0 है, प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन 23 है। ये केवल न्यूक्लियस बचा, सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, न्यूक्लियस बचा, लेकिन अभी भी ये सोडियम ही है, सोडियम न्यूक्लाइड, यानी सोडियम का न्यूक्लियस है। अब ये एक न्यूक्लियस है, इससे सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये सोडियम का न्यूक्लियस है, सोडियम न्यूक्लाइड। इन चारों से एक चीज़ समझ में आई, इन चारों से एक चीज़ ये समझ में आई कि
किसी भी एलिमेंट की जो आइडेंटिटी है यानी उसका जो नेचर है वो प्रोटॉन से डिसाइड होता है। जब तक प्रोटॉन 11 है वो सोडियम ही है, भले ही उसके सारे इलेक्ट्रॉन आप निकाल के फेंक दो। समझ में आया? प्रोटॉन से डिसाइड होता है यानी एटॉमिक नंबर से डिसाइड होता है कि वो एलिमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन से नहीं। ये मुझे बताना था थोड़ा। वैसे आप लोगों को पता है, जैसे अगर इससे हम एक प्रोटॉन बाहर निकाल देते हैं और किसी तरह 10 प्रोटॉन निकाल लें तो ये सोडियम रह ही नहीं जाएगा, वो बन जाएगा आर्गन। इलेक्ट्रॉन से आइडेंटिटी नहीं होती है, प्रोटॉन से किसी एलिमेंट की आइडेंटिटी होती है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। और बाकी तो आपको हम पहले ही बता ही चुके हैं कि जैसे ये न्यूक्लाइड लिया जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन डाला तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में होते हैं और कंबाइंड रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो टोटल नंबर है, जिसको मास नंबर भी बोलते हैं, एटॉमिक मास नंबर, ठीक, ए, ठीक है, जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन के इक्वल होता है। इनको कंबाइंड रूप से न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ये आपको हम बता चुके हैं। जैसे सोडियम के न्यूक्लियस में, सोडियम के न्यूक्लियस यानी उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन का सम 23 है, तो टोटल 23 न्यूक्लियस होते हैं। ये बात भी आप जानते हो। तो जस्ट मैं इसको एक एज ए इंट्रो, मतलब एज ए, कुछ नहीं कह सकते, एज ए लिटिल कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ना अक्सर धोखा खा जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन से एलिमेंट को डिसाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन से एलिमेंट डिसाइड नहीं होता है, प्रोटॉन से एलिमेंट डिसाइड होता है। जब तक उसमें प्रोटॉन की नंबर डिसाइड करता है कि वो कौन सा एलिमेंट है। जब तक चाहे इसके कितना भी कोई भी आयन बन जाए, लेकिन चाहे वो प्योर न्यूक्लियस फॉर्म में आ जाए, लेकिन जब तक प्रोटॉन 11 थे तब तक ये सोडियम था। अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को हम डिस्टर्ब ना करते, केवल एक प्रोटॉन निकाल देते, तो वो आर्गन बन जाता, क्योंकि आर्गन की पहचान ये है कि आर्गन में प्रोटॉन 10 होते हैं। समझ में आया? चलें आगे। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। अब आते हैं रेडियो एक्टिविटी पर। रेडियो एक्टिविटी काफ़ी फेमस टर्मिनोलॉजी है। हर फैंटेसी मूवी में इस वर्ड का इस्तेमाल हो जाता है, जहाँ जहाँ पर दिखाते हैं कि न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर मिसाइल, ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी जहाँ पर यूज होती है, मूवीज़ में आपने देखा होगा, वहाँ ये रेडियो एक्टिविटी भी आपको सुनाई दी होगी। रेडियो एक्टिविटी क्या है तो बताते हैं क्या। देखो क्या होता है कि ये एक न्यूक्लियस है, मान लो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की रेडियस आप लोगों ने देख ही ली है, लगभग कौन सी रेंज में होती है, 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में होती है। बहुत छोटा एरिया वॉल्यूम होता है, बहुत छोटा, ठीक है, स्पेस न्यूक्लियस का। इसमें प्रोटॉन भी होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं,
और न्यूट्रॉन भी होते हैं जो जीरो चार्ज होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, प्रोटॉन को लिखने का तरीका ये मतलब ऐसा कुछ है। प्रोटॉन को लोग P+1 ऐसे भी लिखते हैं और न्यूट्रॉन को लोग 0n1 ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, +P1 ऐसे भी लिखते हैं। ये दिखाता है चार्ज और ये दिखाता है उसका लगभग मास नंबर। लिखने न्यूट्रॉन को लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 0n1 और प्रोटॉन को 0P1। या प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी होता है। हाइड्रोजन 1H1 होता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होता है। ये हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन जो एटम होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर हम उससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो बचेगा केवल 1 प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन जो एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस है, यानी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो न्यूक्लियस ही बचता है ना, तो हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है वही प्रोटॉन है, क्योंकि उसमें उस न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है। तो हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस प्रोटॉन होता है, ठीक है। चलो अच्छा ठीक है, ये सब चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये आप जानते हो। कूलॉम्स लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप पढ़ चुके हो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर भी आप पढ़ चुके हो कि सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। प्रोटॉन ये सब पॉजिटिव चार्ज हैं, तो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को स्ट्रांगली रिपेल करता है, दूर भगाता है। और ये वॉल्यूम देख के आप समझ रहे हो ना कि इसकी जब रेडियस न्यूक्लियस की इतनी छोटी है तो, और इतने छोटे के अंदर प्रोटॉन्स हैं, तो दोनों प्रोटॉन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इससे भी कम होगी, क्योंकि ये है R0 जो कि इतनी छोटी डिस्टेंस है कि आप समझ रहे हो, 10⁻⁻15 मीटर, बहुत छोटी डिस्टेंस। और इस रेडियस के अंदर ही प्रोटॉन्स हैं, तो दो प्रोटॉन के ये जो बीच की जो डिस्टेंस है, मान लो R है, तो ये R तो इससे भी बहुत छोटी है, और R² बहुत ही छोटा हो जाएगा, लगभग मतलब बहुत स्मॉल, यानी R² की वैल्यू तो R0 यानी इससे बहुत ही मतलब लिटिल वैल्यू आ जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप पढ़े हो कूलॉम लॉ, वो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है 1/R²। दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्स के प्रोपोर्शनल होता है ये। 1/4πε0 दोनों चार्जों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि सिंस ये वैल्यू बहुत लेस है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो रिपल्सिव फोर्स है ये बहुत स्ट्रांग होगा, ये बहुत स्ट्रांग होगा, इसका रिपल्सन फोर्स मतलब बहुत ही स्ट्रांग होगा। तो इतने स्ट्रांगली फोर्स से ये प्रोटॉन एक दूसरे को रिपल करते हैं, यानी कोशिश करते हैं कि ये सब दूर भाग जाए। तो यानी इन प्रोटॉन को इस छोटी जगह से, जो कि ये बहुत छोटी जगह वाला जो न्यूक्लियस है, इससे निकल के बाहर भाग जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं भागते हैं, ये वहीं मिलते हैं।
इसका मतलब हुआ कि कोई एक ऐसा भी फोर्स है कि जो इस रिपल्सन को काउंटर कर रहा है, जो इस रिपल्सन को काउंटर कर रहा है। वरना इतना स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स लगेगा दो प्रोटॉन्स के बीच में कि दो मतलब ये एक दूसरे को फेंक देंगे, बहुत दूर हटा देंगे। लेकिन वो इतनी ही छोटे वॉल्यूम में, इतनी छोटी रेडियस के वॉल्यूम में ये न्यूक्लियस होता है और उसमें बहुत से प्रोटॉन सर्वाइव करते हैं। इसका मतलब कुछ तो ऐसा इनमें फोर्स होना चाहिए, एक दूसरा फोर्स जो कि इस रिपल्सन को काउंटर करे, यानी कुछ अट्रैक्टिव फोर्स, वो भी बहुत स्ट्रांग, वो भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्सेस, जो कि न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस ये यूनिवर्स के बहुत स्ट्रांग फोर्सेस हैं। यूनिवर्स में जो भी स्ट्रांग फोर्स हैं उनमें ये शामिल है, बहुत स्ट्रांग फोर्स, इतना मतलब आपकी कल्पना से ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स। और ये अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं, अट्रैक्टिव मतलब खींचते हैं। ये प्रोटॉन को भी उतने ही स्ट्रांगली खींचते हैं जितना एक प्रोटॉन दूसरे न्यूट्रॉन को खींचेगा, और न्यूट्रॉन को भी खींचता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्सेस पाए जाते हैं जो कि हर न्यूक्लियॉन्स को खींचते हैं एक दूसरे की ओर। जैसे न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियर फोर्स से खींचेगा, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन को भी खींचेगा और दो प्रोटॉन भी खींचेंगे। दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि ये इस रिपल्सन के फोर्स को बैलेंस कर लेते हैं, ये इस रिपल्सन के फोर्स को बैलेंस कर लेते हैं, और हमारा जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल रहता है। हमारा जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल हो जाता है। मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस मीन्स न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियस में मौजूद न्यूक्लियर फोर्सेस, और रिपल्सिव मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो कि प्रोटॉन को दूर भगाते हैं। तो हमारा न्यूक्लियस दोनों को काउंटर करके स्टेबल हो गया। दोनों फोर्स काउंटर एक्ट करते हैं और एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, जिससे हमारा न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है। इसके अंदर की साइंस बहुत तगड़ी है, बट आप ऐसे समझ लो, जितना आपके सिलेबस में है उतना आप समझ लो। ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं इनके बारे में मैं आपको एक और चीज़ बता दें, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में काम करते हैं, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में काम करते हैं। ये समझो कि इतना स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस न्यूक्लियस में होते हैं, लेकिन ये इस न्यूक्लियस के बाहर अपना असर नहीं दिखा पाते हैं। नहीं तो ये बाहर ये जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं न्यूक्लियस के बाहर, इनको खींच के अपने अंदर ले लेते। तो ये न्यूक्लियर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हैं, यूनिवर्स के वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट फोर्स हैं, बट इनकी जो रेंज है वो बहुत शॉर्ट होती है। दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। ये इतनी रेडियस के अंदर ही काम करते हैं, ये न्यूक्लियस के बाहर जीरो हो जाता है इनका लगभग फोर्स, मतलब बहुत शॉर्ट रेंज में काम करते हैं। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर सीधा खींच नहीं पाते हैं, जबकि ये इतने स्ट्रांग हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं और इनका कोई एक फिक्स फार्मूला आज तक नहीं बनने पाया है, एग्जैक्ट फिक्स फार्मूला आज तक नहीं बनने पाया है। जैसे ये कूलॉम का लॉ का आप जानते हैं ना, तो न्यूक्लियर फोर्स का
ऐसा कुछ नहीं बन पाया है कि जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं जो अट्रैक्टिव नेचर होते हैं उनका कोई एक फिक्स्ड फार्मूला बन नहीं पाया। मात्र इतने, केवल इतनी रेडियस के अंदर के ये जो न्यूक्लियस है उसमें ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स है ऑफ द नेचर, लेकिन जस्ट न्यूक्लियस के बाहर इनकी वैल्यू लगभग निग्लिजिबल हो जाती है, लगभग जीरो हो जाती है। ये बस इसी के अंदर काम करते हैं। शायद नेचर ने ऐसे फोर्स का को इसीलिए जनरेट किया कि जो ये न्यूक्लियस हैं वो अपना आइडेंटिटी बनाए रखें, जिससे कि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट बनने पाए। हो सकता है ऐसा, नेचर नहीं बनाया है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचर। फिजिक्स में हम नेचर का ही तो स्टडी करते हैं। तो नेचर ने जो बना रखा है अपने रूल्स, हम लोग उन्हीं को डिस्कवर करते हैं, उन्हीं को पढ़ते हैं, उन्हीं में और आगे जाते हैं। तो ये तो था न्यूक्लियस स्टेबल होना। कभी कभी क्या होता है कि ये न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रह पाता है और ये अनस्टेबल हो जाता है। जो न्यूक्लियस है इसमें न्यूक्लियर फोर्सेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस नहीं करने पाते हैं और हमारा जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल का मतलब है कि न्यूक्लियस की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। अब न्यूक्लियस अनस्टेबल है और हर न्यूक्लियस चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। तो उसके लिए न्यूक्लियस क्या करता है? अच्छा, ये न्यूक्लियस कैसे कैसे अनस्टेबल होता है बता रहे हैं। अनस्टेबल तभी होगा जब ये अट्रैक्टिव फोर्स और ये रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को बैलेंस ना करने पाए। तो अगर मान लो कि न्यूक्लियस में काफ़ी प्रोटॉन हो गए और न्यूट्रॉन ऐसे हो गए कि दोनों के फोर्सेस बैलेंस नहीं हुए, मतलब दोनों टाइप के फोर्सेस बैलेंस नहीं हुए, तो ये अनस्टेबल हो जाते हैं। तो नेचर ने क्या किया कि इनको स्टेबिलिटी देने के लिए, मतलब न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी देने के लिए न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ाती रहती है। नेचर में जो भी एलिमेंट होते हैं, जब हम हायर साइड में जाते हैं, हाई एलिमेंट में, हाई एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट हैं उनमें हम जाते हैं तो देखते हैं कि प्रोटॉन से ज़्यादा न्यूट्रॉन हो जाते हैं। प्रोटॉन से ज़्यादा न्यूट्रॉन हो जाते हैं, वहाँ न्यूट्रॉनों के नंबर बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे ये देखिए यूरेनियम, इसमें 92 प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस में, और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 92 तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो ये इसमें इसको घटाओ तो 3 और 4 1, देख रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेचर कोशिश करती है कि न्यूक्लियस स्टेबल रहे, इसके लिए वो न्यूट्रॉन्स के नंबर बढ़ाती रहती है। न्यूट्रॉन के नंबर बढ़ाने से क्या होता है कि न्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रांग होते जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस अट्रैक्टिव होते हैं। तो जितने ज़्यादा इसके अंदर ये न्यूक्लियंस होंगे, मतलब न्यूक्लियंस मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या, तो जितने ज़्यादा ये होंगे उतने अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा। तो वो रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि प्रोटॉन के बीच में काम करते हैं उनको बैलेंस करता जाएगा। ये नेचर का रूल है कि नेचर जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है तो नेचर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रखा है नेचर ने, एलिमेंट में।
ये जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं ना, जब इनमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ने लगती है तो उनके बीच रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ने लगता है, क्योंकि प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो उस रिपल्सिव फोर्स को काउंटर करने के लिए न्यूक्लियस फोर्सेस जो कि अट्रैक्टिव होते हैं वो होना चाहिए वहाँ ज़्यादा। उसके लिए वो क्या करती है नेचर की, एलिमेंट के जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स ज़्यादा बढ़ाती है। ऐसा नेचर ने किया है। नेचर का मतलब ये रहस्य बड़ा अजीब है कि उसने न्यूक्लियस को लगभग स्टेबल करने के लिए न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ा के रखा है, जिससे कि न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ता जाए। क्योंकि जो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो चार्ज पर डिपेंड नहीं होते हैं। प्रोटॉन के बीच में भी न्यूक्लियस फोर्स, जो अट्रैक्टिव न्यूक्लियस फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स, उतना ही लगता है जितना कि न्यूट्रॉन के बीच में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है। तो अगर नेचर मान लो प्रोटॉन बढ़ाती ज़्यादा तो वो और अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि तब तो रिपल्सिव फोर्स काम करता है। तो नेचर ने क्या किया कि न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ाना शुरू किया। तो बहुत से हाई एटॉमिक के न्यूक्ली इसीलिए स्टेबल हैं क्योंकि उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है। तो नेचर ने अपना दिमाग लगाया और ये नेचर की ब्यूटी है। हालांकि ये रेडियो एक्टिव होता है, मैं आपको जस्ट बता रहा था, ये यूरेनियम तो रेडियो एक्टिव है। तो न्यूक्लियस जब अनस्टेबल होता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। अब न्यूक्लियस को होना है स्टेबल, तो वो दो काम करता है, वो एनर्जी भी इमिट करता है और वो मास भी इमिट करता है। एक्स्ट्रा मास और एक्स्ट्रा एनर्जी फेंकता है। जानते हो मास, आप लोगों ने सुना होगा, वो मास को मतलब न्यूक्लियस मास को न्यूक्लियस से फेंकता है एक्स्ट्रा मास। वो आप जानते हो कि अल्फा और बीटा, ये आपने पढ़ा होगा, अल्फा और बीटा पार्टिकल्स के रूप में वो अपना मास फेंकता है, मतलब निकालता है, और एनर्जी को वो गामा रेज के रूप में बाहर निकालता है और फिर वो न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है। हालांकि यही सब प्रोसेस नहीं है, कैप्चरिंग भी होती है, मास कैप्चरिंग भी करता है। जैसे न्यूट्रॉन कैप्चरिंग एक कॉन्सेप्ट होता है, वो आपके सिलेबस में ऐसा नहीं है। आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे। फिलहाल आप जो जानते हैं वही देखिए कि न्यूक्लियस जब अनस्टेबल होता है तो वो एनर्जी इमिट करता है और मास भी इमिट्स करता है। एनर्जी इमिट्स वो गामा रेज में जनरली करता है और मास इमिट्स वो अल्फा और बीटा पार्टिकल्स के रूप में करता है, और फिर जाकर वो अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है। समझ में आया? जब प्रोटॉन के नंबर चेंज हो जाते हैं तो वो न्यूक्लियस किसी और एलिमेंट में बदल जाता है, क्योंकि एलिमेंट की पहचान प्रोटॉन से होती है। ठीक है। इस इमिशन में, यानी कि एनर्जी इमिशन और ये मास इमिशन में, यानी अल्फा बीटा जो पार्टिकल निकलते हैं, इस इमिशन में चार्ज जो है वो बिल्कुल फिक्स रहता है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज लॉ अप्लाई होता है वहाँ पर, याद रखना। ठीक है। और इसी चीज़ को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, मतलब एक अनस्टेबल न्यूक्लियस इंटरनल एनर्जी जिसकी हाई हो जाती है, वो एनर्जी और मास को इमिट करके, यानी अल्फा बीटा गामा को इमिट करके स्टेबल न्यूक्लियस में जब बदलता है
तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो जाहिर सी बात है कि जब मास इमिट हो रहा है तो मास की क्वांटिटी गिरती जाएगी, मास की क्वांटिटी गिरती जाएगी। तो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं वो कुछ टाइम बाद उनका मास अपने आप इस प्रोसेस के द्वारा लेस होता जाता है, कम होता जाता है। जैसे आपने अगर आज 4 किलो यूरेनियम 235 रखा है तो वो कई लाख साल कह सकते हो, कई लाख साल पहले बाद आप अगर देखोगे तो वो 4 किलोग्राम से घट के कुछ किलोग्राम हो जाएगा, कम हो जाएगा, हो सकता है 1 किलोग्राम रह जाए। वो डिपेंड करेगा एक चीज़ पर जो हम आपको आगे बताने वाले हैं, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, तो वो हम आगे आपको बताते हैं। तो ऑटोमेटिक वो डाउन होता जाएगा, क्योंकि ये यूरेनियम 235 रेडियो एक्टिव मटेरियल है, तो वो रेडियो एक्टिव डीके करेंगे, मतलब रेडियो एक्टिविटी के द्वारा वो मास इमिट करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। तो जब मास निकलता जाएगा तो उसका अमाउंट घटता जाएगा अपने आप, स्पॉन्टेनियसली, मतलब सेल्फ डिसइंटीग्रेशन। तो रेडियो एक्टिविटी जब सेल्फ डिसइंटीग्रेशन और डीकेइंग, इसको रेडियो एक्टिविटी को रेडियो डीके भी बोलते हैं, डीके। रेडियो डीकेइंग मतलब अपने आप कम होते जाना। और सारा ड्रामा एक ही है कि वो न्यूक्लियस जो अनस्टेबल है उसको स्टेबल न्यूक्लियस में बदलना है। ठीक है, तो ये तो हुआ रेडियो एक्टिविटी के बारे में इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि रेडियो एक्टिविटी क्यों और कैसे होती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? रेडियो एक्टिविटी के द्वारा ना एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में बदल जाता है। कैसे? अब मान लो उससे प्रोटॉन निकल गए, भाई वो न्यूक्लियस से मास निकाल रहा है, तो न्यूक्लियस में होता क्या क्या है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन निकल गया तब तो आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि आइडेंटिटी किसी एलिमेंट की प्रोटॉन से डिसाइड होती है। लेकिन अगर उस न्यूक्लियस से जो जिससे मास निकल रहा है अल्फा और बीटा पार्टिकल के रूप में, अल्फा बीटा क्या होते हैं हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो उससे अगर कहीं प्रोटॉन निकल गया न्यूक्लियस से, तो प्रोटॉन निकल गया तो उसका नेचर चेंज हो गया, उसकी आइडेंटिटी ही चेंज हो गई, वो दूसरे एलिमेंट में बदल गया। वो यूरेनियम था, थोरियम में भी बदल सकता है, मतलब पूरा पदार्थ बदल गया। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आई थिंक इतना आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।